a jolt and then you'll die. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल नुमानी, आपका फ़िज़िक्स मेंटोर। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स फ़ीवर में। आइए हम आज नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। क्लास 10th का पहला चैप्टर है, दैट इज़ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यहाँ इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे 10th क्लास के सीबीएसई, आप यहाँ से जैसे देख सकते हैं, ये 10th क्लास जो है हम मेनली एमयू, सीबीएसई एंड आईसीएसई और लगभग लगभग हम सभी बोर्ड्स इसमें कवर करने वाले हैं, इंक्लूडिंग बिहार बोर्ड्स। लगभग लगभग सभी बोर्ड्स कवर करेंगे क्योंकि 10th का लगभग लगभग सिलेबस क्या रहता है, सबका सेम रहता है। तो हम यहाँ बिल्कुल बेसिक 10th से स्टार्ट करेंगे। ये वीडियोस नो डाउट लेट मिल रही है आपको, लेकिन हाँ, आपकी यही वीडियोस क्या होंगी, काम काम आएंगी जब आप इसको बाद में देखेंगे। बाद में मैं आपके लिए एक ना इन शॉर्ट भी डालूंगा, ताकि इस चैप्टर का क्रक्स डालूंगा, जिसको हम वन शॉट रिवीजन के नाम से बाद में डालेंगे, ताकि आप उस एक घंटे की मतलब इस कंप्लीट 6-7 लेक्चर्स को या 10 लेक्चर जितने भी हो जाएं, उन लेक्चर्स को आप ए वन शॉट के क्रक्स में देख सकें, ताकि आपका रिवीजन जो हो जाए वो अच्छे से हो जाए और जल्दी हो जाए, ताकि आपके बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स आएँ और आप जो भी एंट्रेंस देने वाले हैं 10th के बाद, चाहे जामिया हो या एमयू का 11th एंट्रेंस हो, आप उसमें अच्छे से स्कोर कर सकें। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा 10th क्लास का पहला चैप्टर, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, नाम ही है पहला, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये चैप्टर ना अगर आपने गौर से पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो क्लास 8th में भी आता है लाइट चैप्टर, लेकिन क्लास 8th में केवल और केवल रिफ्लेक्शन के बारे में बात करता है। यहाँ रिफ्लेक्शन की बात करेगा, लेकिन यहाँ रिफ्लेक्शन की बात करेगा वो भी स्फेरिकल मिरर्स। कहाँ से बात करेगा? स्फेरिकल मिरर में। क्लास 8th में पढ़ाया होगा आपका प्लेन मिरर का, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन जो पढ़ाया गया होगा वो प्लेन मिरर्स का पढ़ाया होगा। क्लास 10th में जो स्टार्ट है वो स्फेरिकल मिरर से है, लेकिन हम यहाँ बिल्कुल क्लास 8th से शुरू करेंगे, ताकि आपका बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा का पूरा अच्छे से तैयार हो जाए। ओके, तो बेसिकली आइए शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर, दैट इज लाइट। तो पहले समझते हैं लाइट होता क्या है भैया, कि आखिर लाइट जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, पहले लाइट तो समझ लें लाइट क्या होता है। तो लाइट को समझने के लिए आइए, तो लाइट क्या है, जब हमने लाइट को स्टडी किया तो लाइट हमें मिला एक तरीके का क्या, एनर्जी। क्या मिला? एक एनर्जी। अच्छा सर, अगर एनर्जी है तो हमारे पास हीट क्या है? फिर हीट भी सर एनर्जी है। तो फिर सर वर्क क्या है? वर्क भी क्या है, एक टाइप का एनर्जी है वो भी। और काइनेटिक एनर्जी क्या है? ये भी एनर्जी है। यानी कि हमारे पास एनर्जी जो है वो कई फॉर्म्स में पाई जाती है। कैसे? कई फॉर्म्स में पाई जाती है, जिसमें से एक क्या है, लाइट है। तो यहाँ सबसे पहली बात क्या लिखी जाएगी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आई बात सुनिए, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट, एनर्जी। जिसमें से आपने क्लास 8th में एक टाइप ऑफ एनर्जी पढ़ रखा होगा, जैसे साउंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा साउंड एनर्जी। आपने फोर्स एंड लॉज ऑफ ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी क्लास 10 में पढ़ेंगे आप। और आपने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी। आप क्लास 10th में सोर्सेस ऑफ एनर्जी में कई सारे चैप्टर, कई सारे एनर्जी पढ़ेंगे, और उस एनर्जी का कन्वर्जन पढ़ेंगे कि कौन सी एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं। आई बात है। तो बेसिकली ये एनर्जी की शुरुआत है, जिसमें से सबसे पहली बात क्या लिखी गई है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सर जैसे हमारे पास जो हीट होता है, हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर। या हीट का बेसिकली देता है, तापमान बताता है कि का कितना गर्म है, या डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस बताता है हीट आपका एक तरीके से। तो सर ये लाइट भी एनर्जी कुछ देता है। हाँ, ये क्या करता है, विच एक्साइट्स आवर आई। ये क्या करता है, हमारे आईज को एक्साइट करता है टू गिव अ सेंसेशन ऑफ विजन। आई बात ने, तो क्या करता है ये, हमारे विजन को क्या करता है, देखने में हेल्प करता है। आई बात ने, ये हमारे आईज को एक्साइट करता है, और आईज को एक्साइट करने की वजह से हम देख पाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो मतलब लाइट ही वो सोर्स है जिसकी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो लिख लो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which excites our which excites our which excites our sense of vision या सेंस ऑफ साइट, जो भी आप लिखना चाहें, सेंस ऑफ साइट। ठीक है, यानी कि हमारे देखने की क्षमता को क्या करता है, इसी यही हमारी लाइट जो एनर्जी हमारे आंखों पर पड़ती है, यही हमारी आंखों में क्या करता है, जो हमारा सेंस ऑफ साइट है उसको एक्साइट करता है, जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अच्छा, ये तो रही लाइट की बात।
तो सर ये बताइए, जो भी एनर्जी होती है वो जो ट्रैवल करेगी, सीधी बात है, यानी कि सीधी बात है, हमारे पास जो एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि जो सन से एनर्जी आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है। तो हमने गौर से लाइट को स्टडी किया, तो लाइट एक मिला क्या, एनर्जी। जब हमने उस एनर्जी को स्टडी किया तो एनर्जी को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, बैटिक मीडियम चाहिए। अरे क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। कि वो कैसे ट्रैवल कर रहा है, एक तो वो चाहिए कि जिस रास्ते से चल रहा है, एक तो वो हो गया, और एक जिस माध्यम से चल रहा है। रास्ता और माध्यम लग रहा होगा आपको एक एक, लेकिन मैं यहाँ समझाने चाह रहा हूँ कि जिस मीडियम में वो चल रहा है, नंबर वन मीडियम हो गया, एंड नंबर टू किस फॉर्म में चल रहा है, आई बस किस फॉर्म में चल रहा है। तो जो एनर्जी मेनली चलती है वो आइदर इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स चलती है या इन द फॉर्म ऑफ वेव्स चलती है। किस फॉर्म में चलती है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। तो सबसे पहले हमने जब एनर्जी को स्टडी किया तो एनर्जी हमें ये दिखा, यानी कि लाइट जो एनर्जी हमें मिली वो इन द फॉर्म ऑफ कैसे मिली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिली। यानी कि जब हमने उस एनर्जी को अच्छे से स्टडी किया तब हमें वो एनर्जी क्या मिली, एक्चुअली में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिली। यानी कि एक और बात लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट, दैट लाइट इज अ, या इसको आप हेडिंग डालो, आप हेडिंग डालो नेचर ऑफ लाइट। हम नेचर ऑफ लाइट को स्टडी कर रहे हैं, जब हमने लाइट को अच्छे से स्टडी किया तो हमें ये मिला। तो हेडिंग डालो नेक्स्ट, नेचर ऑफ लाइट। अब हम नेचर ऑफ लाइट को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लाइट की सेवरल प्रॉपर्टीज देखेंगे, या लाइट का जो भी ओवरऑल नेचर है हम वो देखेंगे, ठीक है ना। इसको हेडिंग वाइज करते हैं। चलिए, तो लाइट के जो सबसे पहली क्या मिली, तो हमें ये मिला कि लाइट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट कंसिस्ट ऑफ, पहली नेचर क्या मिली इसकी, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, लिखते चलना साथ साथ, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हैं सर क्या, इतनी बड़ी बड़ी बात पे क्या बोल रहे हैं आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेसिकली आपको नाम से देखने से पता लग रहा है, इलेक्ट्रो बोले तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेट बोले तो मैग्नेटिक। मतलब लाइट एक ऐसी वेव है जो कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक वेव्स दोनों के दोनों हैं। आई बात सुने, जब, अच्छा एक और बात सुनो, जब हमने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को स्टडी किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अच्छे से स्टडी किया कि ये किस टाइप का है, तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मिला वो कैसा मिला, ट्रांसवर्स नेचर का मिला। कैसा मिला, ट्रांसवर्स नेचर का। तो लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच इज ट्रांसवर्स इन नेचर। लिख लो इसको साथ साथ, विच इज ट्रांसवर्स इन नेचर। ओके, विच इज ट्रांसवर्स इन नेचर, यानी कि ये नेचर में कैसा मिला, ट्रांसवर्स। अरे सर ये क्या हो गया, अब ट्रांसवर्स क्या है, ये सब आपने क्लास 10 नाइन्थ में साउंड चैप्टर में पढ़ कर आए होंगे, सन ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन हाँ, हम अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी बात करते हैं ट्रांसवर्स की, पहले आप अभी समझने की कोशिश करें कि जब हमने लाइट को स्टडी किया तो लाइट क्या मिला, हमें एनर्जी मिला। जब हमने उस एनर्जी को स्टडी किया तो वो एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिला, वो एनर्जी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म मिला। जब हमने उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को स्टडी किया तो उसका नेचर हमें कैसा मिला, ट्रांसवर्स मिला। उसका नेचर कैसा मिला, ट्रांसवर्स। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है। और सुनो, दूसरी प्रॉपर्टी देखो, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक टाइप का कैसा वेव है, मैकेनिकल वेव है। कैसा वेव है, मैकेनिकल वेव। लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर मैकेनिकल वेव या नॉन मैकेनिकल वेव, बताओ भैया। अरे बोलो भैया, ये होता है नॉन मैकेनिकल। अरे क्या होता है, नॉन मैकेनिकल। अच्छा, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल क्या है, मैकेनिकल बेसिकली वो वेव्स होती हैं जिनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती हैं। क्या होती हैं, नहीं होती। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा वेव्स का, पहले ये कुछ ज़्यादा ही वेव्स वेव्स चल रहा है, तो पहले कुछ वेव्स का हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि वेव्स कैसे कैसे हैं और क्या क्या है। तो सीधी बात है, वेव्स क्या है, एनी डिस्टर्बेंस इज नोन एज, जब भी आप कोई डिस्टर्बेंस करेंगे तो उससे क्या क्रिएट होगा, वेव क्रिएट होगा। वो वेव दो टाइप से क्लासीफाई की जाती है। कैसे क्लासीफाई जाती हैं, दो टाइप से क्लासीफाई की जाती हैं। पहला है वो वेव्स जो कितने टाइप से क्लासीफाई जाती हैं, दो टाइप से क्लासीफाई की जाती हैं। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, एंड द सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो ये दो, या ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन।
तो ये दो तरीके से वेव्स क्लासीफाई होते हैं। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। तो वेव्स का हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं दो टाइप का। पहला है, यहाँ हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ वेव, या पहले इसकी प्रॉपर्टी नेचर्स की कंप्लीट कर लें उसके बाद क्लासीफाई करें। पहले नेचर कंप्लीट करते हैं उसके बाद हम क्लासीफाई करते हैं वेव्स को अगले पेज में, अगले स्लाइड में। ओके, तो पहले हम इसको ना हम पहले इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिला। और सुनो, और क्या है, जो आपका लाइट है वो किसी स्पीड से चल रही है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸। बहुत बढ़िया, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। एक और लाइट की कुछ, पहली लाइट की कुछ और प्रॉपर्टी है, जैसे लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये कुछ लाइट की ना बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपने क्लास 8 में पढ़ रखेंगे। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, ओ चलो, अच्छा, इसी स्ट्रेट लाइन के मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। आपने ना मतलब लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन सुना होगा, या फिर रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो ठीक है ना, इसको लिख लो, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ओके, मे भी यहाँ पर मेरा सर आ रहा होगा, आप लोगों को शायद दिख रहा हो। मैं आप यहाँ से इस स्लाइड से, यहाँ इस स्लाइड से ना सिर्फ यहीं तक लिखूँगा, क्योंकि इसके बाद ना वो मेरी आपको वीडियो दिख रही होगी। ठीक है, चलो, तो मैं अभी सिर्फ यहीं तक लिखूँगा। चलो नेक्स्ट कुछ और बातें लिखें या आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट और क्या बात की जा सकती है कि अगर आप गौर से देखें तो लाइट जो है सन से आ रही है। लाइट कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है। सन और अर्थ के बीच में आज सच कोई मीडियम नहीं है, यानी कि लाइट जो है उस बिना मीडियम में भी चलती है। यानी कि वो जो लाइट बीच में जो वैक्यूम वाला रीजन है उसमें भी स्पीड कितनी होती है, उसमें ही एक्चुअली में जो आपकी स्पीड होती है ना वो इतनी होती है। कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट, इतना। ये इन वैक्यूम है, क्या है, वैक्यूम है। आई बात सुने। अच्छा, लेकिन जैसे ही आपके एयर के कांटेक्ट में आती है तो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद स्लाइटली इसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। स्लाइटली तो समथिंग कितनी हो जाती है, 2.98। तो इसीलिए हम उसको वैक्यूम बोल दो या फिर एयर बोल दो। तो हम वैक्यूम और एयर में क्या मानते हैं, लगभग लगभग सेम मानते हैं। हालांकि वैक्यूम में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एयर, एयर में स्लाइटली लेस होती है। और वो भी कितनी, तो 2.98 इंटू 10⁸ होती है। आई बात सुने। लेकिन जो वैक्यूम होती है वो एग्जैक्टली 3 होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, कैपिटल नहीं, कैपिटल सी कह दो या बेसिकली सी कह दो, आप चाहे जिससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है भैया, ये रिप्रेजेंटेशन। इतनी सी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, पक्का। इसको उतार लो, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, आइए वेव्स का हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, ताकि हमारी जो लाइट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्या हो जाए, सुधर जाए। वो क्या है, चलो हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। अभी हम असली चैप्टर पर अभी नहीं आए हैं, आई बात सुने। अभी हम पहले केवल और केवल बेसिक की बात करें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश करें कि लाइट क्या है, क्योंकि ये चैप्टर वैसे ही जनरली लोगों को समझ में नहीं आता है। आई बात सुने, समझ में आ जाता है लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए पहले इसको ना बिल्कुल बेसिक इसकी हम समझते हैं, और बेसिक समझने के बाद फिर हम बात करेंगे। तो पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, हेडिंग डालो। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स में हमारे पास पहला क्लासिफिकेशन आएगा ऑन द बेसिस ऑफ medium, on the basis of requirement of medium, on the basis of requirement of medium, या ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ मीडियम, नीड ऑफ मीडियम भी बोल सकते हैं, जैसा आपको बोलना चाहें। वो अंग्रेज़ी का खेल है, अंग्रेज़ी आपको अच्छी आती है तो आप उसके हिसाब से देख। तो बेसिकली अब क्या हो सकता है यहाँ पर, तो या तो ज़रूरत होगी या तो ज़रूरत नहीं होगी। तो पहला, इसके बेसिस पर हमारे पास क्लासीफाई होता है मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स। mechanical waves, and the second one is, this is the first one, and the second one is what, non mechanical waves। ठीक है जी, अरे बोलो।
नॉन मैकेनिकल वेव्स। ठीक, मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? ये ऐसी वेव्स हैं जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए। अगर मीडियम होगा तभी ये चलेंगे, अदरवाइज नहीं चलेंगे। आई बात नहीं? तो हेडिंग लिख लो, दिस रिक्वायर्स मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स विच रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट। दोज वेव्स which require medium to propagate, which require medium to propagate, यानी कि ट्रैवल, प्रोपोगेट कह दो या ट्रैवल कह दो, तो यानी कि मीडियम चाहिए ही चाहिए आपको इस वेव को चलने के लिए। ऐसे वेव को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल। एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में जैसे साउंड वेव हो गया, साउंड वेव हो गया, ये क्या है? हमारा मैकेनिकल वेव है। आई बात है? ये सारी, ये क्या है आपका? मैकेनिकल वेव हो गया। वेव ऑन अ स्ट्रिंग, ये भी क्या है? मैकेनिकल वेव हो गया। इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। आई बात है? वे और जो आपका वो वाटर के अंदर जो रिपल्स आता है वो भी क्या है? एक तरीके से मैकेनिकल वेव है, क्योंकि इन सबको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? तो दोज वेव्स which do not require any medium to travel, which do not require एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, या एनी मीडियम टू ट्रेवल, जो आप लिखना चाहें, एनी मीडियम टू ट्रेवल या प्रोपोगेट। ठीक है ना? अंग्रेजी देखो, टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे जैसे आप टर्मिनोलॉजीज चेंज करोगे आपकी लैंग्वेज उतनी सुधर जाएगी और आपका रिटन पोर्शन उतना बेहतरीन हो जाएगा। यहाँ ट्रैवल भी लिख सकते हो, प्रोपोगेट भी लिख सकते हो, लेकिन प्रोपोगेट इज अ गुड वर्ड। आई बात है? ताकि वो प्रोपोगेट अच्छा लगेगा, क्योंकि वो एक टर्मिनोलॉजीज हैं आपकी इसी फिजिक्स की टर्म की, इसी वजह से आप इसका टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, प्रोपोगेट। इतनी सी बात समझ आ रही? एग्जाम्पल्स में क्या हो जाएगा? जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो कैसी होती हैं? नॉन मैकेनिकल। उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ईएम वेव्स। क्या लिखेंगे? ईएम वेव्स। और क्या ले सकते हैं? लाइट वेव हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके आपकी नॉन मैकेनिकल वेव्स हो जाएंगी। इतनी सी बात मेरी। सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो सही बोल रहे हो, सही बताओ। सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल, या ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, कि वेव किधर की तरफ प्रोपगेट कर रहा है। ठीक है ना? तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल मोशन, ये लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल मोशन। अच्छा, यहाँ पार्टिकल से मुझे कुछ याद आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल मोशन क्या है भैया? पार्टिकल मोशन देखो, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल मोशन देखोगे तो अगेन आपको दो मिलेगा, एक मिलेगा ट्रांसवर्स वेव और एक मिलेगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। तो पहले हेडिंग डाल लो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। पहले क्या हेडिंग डालो? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स देखो, यहाँ समझने की कोशिश करो बेसिकली, कि जो वेव ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है? जो वेव चल रहा है, यानी कि जो आपका ऐसे ऐसे करके वेव चल रहा है, या जो ऐसे ऐसे करके जो आपका ऐसे बेसिकली ना, ये सब जो करके चल रहा है वेव्स, ये क्या है बेसिकली? एक तो वेव आपका ट्रैवल हो रहा है, और उस वेव के अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे, वो भी प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो यहाँ वेव और पार्टिकल के प्रोपोगेशन के हिसाब से क्या है, ये आपका डिफाइन है वेव्स आपका। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? जब वेव मोशन, जब क्या हो जाए? वेव मोशन, आओ इसको थोड़ा सा देखते हैं। जब आपका और वेव मोशन एंड पार्टिकल मोशन, वेव का प्रोपगेशन और पार्टिकल का प्रोपगेशन अगर सेम डायरेक्शन में हो जाए, तो ऐसे वेव को बोलते हैं, ऐसे वेव को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। आई बात नहीं? यानी कि जो वेव का मोशन है या वेव प्रोपगेशन है, यानी कि वेव जिधर की तरफ चल रहा है, प्रोपगेशन है जिधर की तरफ वेव चल रहा है, उधर ही की तरफ क्या चले? पार्टिकल चले। आई बात नहीं? wave propagation and particle propagation is in the same direction, and particle propagation is in the same direction। अरे क्या होना चाहिए?
सेम डायरेक्शन, तब जाके ये क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स वेव। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो अगर मैं बोलूं कि वेव इधर चल रहा है तो पार्टिकल भी इधर ही चलना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या हो जाएगा, वेव मोशन और पार्टिकल मोशन। तो क्या होगा, ऐसे वेव को क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसके बारे में एमयू के 11th एंट्रेंस में डायरेक्टली एक सवाल आया था, वो आपके साउंड चैप्टर से था, ठीक है ना, बेसिकली लेकिन वेव्स के बारे में था, यहाँ वेव्स के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इतनी सी बात सुन आ रही है, पक्का? चलो आओ समझते हैं, इसको उतार लो पहले, इसको उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो सेकंड है आपका, सेकंड क्या है भैया, सेकंड है आपका ट्रांसवर्स वेव। अच्छा अभी आपको पता लग गया, वेव इधर पार्टिकल भी इधर, या वेव इधर और पार्टिकल भी इधर, या वेव इधर पार्टिकल भी इधर, या वेव इधर पार्टिकल भी इधर। मतलब ओवरऑल ये है कि वेव और पार्टिकल का डायरेक्शन अगर सेम है तो ऐसे वेव को क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। एंड द सेकंड वन इज ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स उसका जस्ट क्या होगा, उल्टा होगा, ट्रांसवर्स वेव। अच्छा उल्टा क्या, कि वेव इधर तो पार्टिकल इधर, ना 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 ना, ये नहीं, कि अगर वेव इधर तो उसके परपेंडिकुलर अगर मोशन है, कि मतलब इफ आई से कि वेव ऐसे 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 चल रहा है, तो उसके अंदर पार्टिकल जो चलना चाहिए वो ऐसे ऐसे चलना चाहिए। बोले तो वेव और पार्टिकल के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 90 का फॉर्म होना चाहिए। कितने का, 90 का। यानी कि अगर वेव इधर चल रहा है और पार्टिकल इधर चल रहा है, तो वेव और पार्टिकल के बीच में कितना एंगल, this angle should be 90 degree। आई बात सुने? तो लेट्स से दिस इज वेव प्रोपगेशन, wave propagation, okay, and this is particle propagation, particle propagation, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल शुड बी व्हाट, 90 डिग्री। आई बस, तो ट्रांसवर्स वेव क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ वेव, इट इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट, अ वेव इन विच particle motion and wave motion are perpendicular to each other। particle motion या particles propagation and wave propagation is perpendicular to each other। that type of wave is known as transverse wave। क्या ये बात समझ में आ रही है, पक्का? चलो अच्छा, मुझे पार्टिकल से कुछ याद आया था, सुनो थोड़ा। पार्टिकल से याद आया था कि लाइट की एक और प्रॉपर्टी होती है छोटी सी, वो होती है कि लाइट हैज अ डुअल नेचर। लाइट हैज व्हाट, डुअल नेचर। लाइट हैज अ डुअल नेचर। अच्छा डुअल नेचर बोले तो क्या है भैया, डुअल नेचर बोले तो आपका पार्टिकल भी और वेव भी, पार्टिकल भी और वेव, मतलब पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। तो लाइट हैज अ डुअल नेचर मीन्स लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर ऑल्सो एंड लाइट हैज अ वेव नेचर ऑल्सो। तो लाइट कब कुछ लाइट अगर कोई पर्टिकुलर फेनोमेना कर रहा है तो उसमें उसका हो सकता है पार्टिकल नेचर एक्सप्लोर हो रहा हो, या लाइट अगर कोई दूसरा फेनोमेना कर रहा है तो हो सकता है उसका वेव नेचर या एक्सप्लोर हो रहा हो। आई बात नहीं? तो यानी कि इट डिपेंड्स कि वो कौन सा फिनोमेना कर रहा है। तो लाइट कभी पार्टिकल नेचर शो करता है और लाइट कभी वेव नेचर। इसी वजह से लाइट की एक अच्छी सी प्रॉपर्टी है, दैट इज लाइट हैज अ डुअल नेचर। लेकिन इस डुअल नेचर के बारे में पता ऐसे नहीं लगा था। बेसिकली अगर हम बेसिक हिस्ट्री के बारे में बात करें कि लाइट के डुअल नेचर पता कैसे लगा था, तो सबसे पहले लाइट के बारे में पता लगा था किसको, लाइट के बारे में सबसे पहले बताया गया था कि लाइट जो है वो क्या है, वेव है या पार्टिकल है, बोलो। तो लाइट को सबसे पहले बताया गया था कि लाइट एक फॉर्म ऑफ वेव है। और वो किसने बताया था, इसमें ना कई साइंटिस्ट का रोल है, कि सबसे पहले किसी ने बोला वेव है, फिर किसी ने बोला पार्टिकल है, फिर किसी ने बोला कि नहीं, फिर किसी ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दे दिया कि नहीं लाइट जो है वो वेव है, मतलब पार्टिकल वाले को गलत साबित कर दिया। आई बात है ना? तो लाइट फिर बाद में जाके पता लगा कि लाइट जो है पार्टिकल भी है और वेव भी है। तब जाकर हमने क्या बोला कि हाँ फिर लाइट हैज अ डुअल नेचर। तो इस पर ना कई सारी थ्योरीज आई हैं, क्या आई हैं, कई सारी थ्योरीज आई हैं, जिसमें से 3-4 थ्योरीज हैं, लेकिन हम कुछ थ्योरी करते हैं, जिसमें से सबसे पहला है जो फेमस ही है, वेव थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी एंड क्वांटम थ्योरी। आई बस वेव, पार्टिकल एंड क्वांटम। तो सबसे पहली जो थ्योरी आई थी वो आई थी वेव थ्योरीज। तो यहाँ हेडिंग डालो थ्योरीज ऑफ लाइट।
हालांकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। हेडिंग डालो थ्योरीज ऑफ लाइट। जो स्किप करना चाहते हैं वो इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके किसी काम का नहीं है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग और बेसिक अंडरस्टैंडिंग की लाइट के बारे में पता कैसे लगा लोगों को, तब पता, इसलिए आपको ये कराया जा रहा है। तो हेडिंग डालो थ्योरीज ऑफ लाइट। थ्योरीज ऑफ लाइट में जो सबसे पहली थ्योरी आई थी वो आई थी वेव थ्योरी। कौन सी थ्योरी आई थी? वेव थ्योरी। इस वेव थ्योरी के बारे में बताने वाले व्यक्ति थे हाइजन। कौन थे? हाइजन। हाइजन नामक एक व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति बोले तो साइंटिस्ट। कौन थे? साइंटिस्ट हाइजन। ठीक है, मे बी स्पेलिंग आपकी गलत हो सकती है, अपने हिसाब से देख लेना। हाइजन नाम था इनका। हाइजन ने क्या बोला भैया? हाइजन ने ये बोला कि लाइट जो है वो क्या है? लाइट इज अ वेव। लाइट हैज अ वेव नेचर, या लाइट इज अ वेव। आई बात सुने? अच्छा सर, अगर वेव है तो इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, तो इन्होंने बोला हाँ, मीडियम की रिक्वायरमेंट है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव, लाइट या लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और उस मीडियम का इन्होंने नाम रख दिया, एक हाइपोथेटिकल कह दिया कि इस पूरे यूनिवर्स में एक मीडियम क्या है, पहले से है, और उस मीडियम, हाइपोथेटिकल मीडियम के बारे में बोला, और उस हाइपोथेटिकल मीडियम का नाम भी रख दिया। उस हाइपोथेटिकल मीडियम का नाम क्या रखा इन्होंने? ईथर। तो वेव ने, हाइजन ने क्या बात बोली कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स which travels in the मीथर, which travels in a hypothetical medium। हम हाइपोथेटिकल इसी वजह से बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने हाइपोथेटिकल ऐसे ही बोल दिया कि हाँ एक मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, उस मीडियम का इन्होंने नाम रख दिया ईथर। तो विच ट्रैवल्स इन अ हाइपोथेटिकल मीडियम नोन एज ईथर। ये किसने बात बोली? हाइजन ने। इतनी सी बात समझ आ रही है? पक्का? तो लिख लो लाइट ट्रैवल्स, तो इनके कुछ दो तीन स्टेटमेंट्स हैं, वही लिख लो। लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अच्छा हाँ, मैं शायद अपने वो ना अपने वीडियो के आगे नहीं भी लिख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी, मुझे ज़्यादा वो आइडिया नहीं है कि कितने पोर्शन में है वीडियो, लेकिन हाँ फिर भी मुझे लगभग लगभग याद है कि इतने पोर्शन में तो है ही मेरा वीडियो। ठीक है, तो मैं इसके आगे नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ओके, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। इतनी सी बात समझ आ रही है? पक्का? देख लो। चलो, दूसरी बात इन्होंने क्या बोली कि अ मीडियम नेसेसरी, एक मीडियम क्या है? नेसेसरी है या रिक्वायरमेंट है फॉर द प्रोपगेशन ऑफ दिस वेव, जिसका नाम क्या इन्होंने रखा, जिसका इन्होंने नाम क्या रखा? ईथर। लिख लो, इसमें थोड़ा सा क्या लिखोगे? अ मीडियम नेसेसरी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। लिख लो, अ मीडियम necessary for the propagation of wave, for the propagation of waves, for the propagation of waves एंड होल स्पेस, जो आपका पूरा अर्थ है वो एक हाइपोथेटिकल मीडियम से कवर्ड है, एंड द होल स्पेस इज कवर्ड विद अ मीडियम नोन एज ईथर। लिख लो, विद होल स्पेस इज फिल्ड विद एन, एंड होल स्पेस is filled with an imaginary medium, is filled with an imaginary or hypothetical, filled with imaginary medium known as ईथर। ये के एज लिखा बोले तो नोन एज, तो नोन एज ईथर। इतनी सी बात समझ आ रही है? पक्का? देख लो, पक्का ना? चलो, नेक्स्ट है कि लाइट के पास जो वेवलेंथ होती है वो कैसी होती है? लाइट हैज वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। लिख लो इसके बाद, लाइट वेव्स हैज, लाइट वेव्स हैव वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, वेरी शॉर्ट वेवलेंथ हैं। ये क्या है सर? वेवलेंथ, वो भी शॉर्ट वेवलेंथ क्या है? तो हम अभी, हम थोड़ी देर में, जब आफ्टर थ्योरीज हम लाइट के
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे कि उसमें अंदर कुछ जो आपकी वेवलेंथ मिलती है वो उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें से आपका लाइट का एक पर्टिकुलर हिस्सा है उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी पहले इसको देख लेते हैं। ये वेव थ्योरी समझ में आया पक्का, तो इसको लिख लो। नेक्स्ट है आपकी पार्टिकल थ्योरी। अच्छा, ये किसने दिया था? हाइजन ने दिया था। तो पार्टिकल थ्योरी जो दिया था वो दिया था आपके न्यूटन ने। तो उसी थ्योरी का एक नाम भी रखा गया, दैट इज न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। क्या नाम दिया गया था? न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। चलो हेडिंग डालो। सेकंड थ्योरी दैट इज पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल स्लैश कॉर्पस्कुलर थ्योरी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इस पूरे थ्योरी का नाम था न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो ये तो नाम से ही पता लग रहा है किसने दिया था? न्यूटन बाबा ने दिया था। ठीक, तो न्यूटन ने क्या बोला? न्यूटन ने, अच्छा थ्योरी है तो सबने अपनी अपनी बात रखी, किसी ने किसी बात को काटा नहीं, ठीक है ना। तो बाद में काटेंगे, पहले हम उनकी बात जो उन्होंने बोली वो हम बोल दे रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोला? लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ, travels in the form of particles, light travels in the form of particles। ये किसने बात बोली थी? आपके न्यूटन ने। और क्या बोली? जो पार्टिकल की स्पीड है, एंड द स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल इज 3 × 10⁸, एंड स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल, स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है? पक्का। तो ये कुछ पार्टिकल थ्योरी थी, ये किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। फिर एक और थ्योरी आती है, थ्योरी नहीं है बेसिकली, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था यंग्स। एक साइंटिस्ट थे, ये यंग साइंटिस्ट थे, या अच्छा जवान साइंटिस्ट नहीं थे, यंग नाम था उनका, यंग नाम था उनका, ठीक है, यंग नाम था, जवान साइंटिस्ट नहीं थे। एक यंग नामक एक व्यक्ति थे या साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये आप क्लास 12th में करेंगे, ठीक है। और आप जब आप बीएससी फिजिक्स करेंगे तो वहाँ पर भी आप यही डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप करेंगे, ठीक है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इन दिस एक्सपेरिमेंट यंग्स हैज प्रूव्ड दैट लाइट हैज अ वेव नेचर। इन दिस एक्सपेरिमेंट एनी हाउ, ये आप क्लास 12 में पढ़ेंगे कि क्या है बेसिकली। तो इन दिस एक्सपेरिमेंट, इसमें लिख लो, इन दिस एक्सपेरिमेंट Young's has proved, Young's justified that light is, Young's justified that light has a wave nature। लाइट के पास कैसा है? लाइट हैज वेव नेचर। यानी कि यंग बाबा ने क्या बोला? यंग बाबा ने ये बोला कि बाबा न्यूटन सर आप गलत, हाइजन तुम सही हो। मतलब इनने न्यूटन को गलत साबित किया और हाइजन को क्या कर दिया? सही, कि न्यूटन बाबा तुम गलत, हाइजन जी आप सही हैं, कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर नहीं है, वेव नेचर है। देख लो ये रहा मेरा एक्सपेरिमेंट। आई बात सुने। फिर बाद में कई साइंटिस्ट का रोल है जिसमें से मैक्स प्लैंक है, आइंस्टीन है। तो इन सब ने एक थ्योरी दिया था जिस थ्योरी का नाम है क्वांटम थ्योरी। इस थ्योरी का नाम क्या है? क्वांटम थ्योरी। यही आपकी सबसे लेटेस्ट थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इसी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में हमें ये पता लगा कि लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। लाइट जो है वो ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। उस पैकेट का नाम क्या रखा? उस एनर्जी पैकेट्स का नाम हमने क्या रखा? फोटोन। क्या नाम रखा हमने? फोटोन। और उसके बाद हमने फाइनली ये जस्टिफाई कर दिया कि लाइट हैज़ अ डुअल नेचर आफ्टर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स एंड दिस ऑल। इन सब के बाद हमें क्या पता लगा कि लाइट के पास डुअल नेचर है। और वो डुअल नेचर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने, इन सभी साइंटिस्ट ने मिलकर बोल दिया कि लाइट हैज़ अ डुअल नेचर। आई बात ने, चलो इसमें लिख लो कि लाइट हैज़ अ डुअल नेचर। तो इस थ्योरी में प्रूफ हुआ था।
या इस थ्योरी में बता दिया गया लाइट हैज़ अ डुअल नेचर, और हम इस डुअल नेचर को ही मानते हैं, और हम इस डुअल नेचर को ही मानते हैं। आई बस ने आपने कई सारे फिनोमेना आगे धीरे धीरे करके आप पढ़ेंगे, जिसमें आपने रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, इस चैप्टर में रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में आप डिस्पर्जन पढ़ेंगे, ह्यूमन आई और ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में। फिर आप क्लास 12th में जाएंगे तो वहाँ डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो ये सब अलग अलग फिनोमेनाज हैं लाइट के, जिसमें से लाइट आपका कुछ में क्या करता है, आपका पार्टिकल नेचर बिहेव करता है, और कुछ फिनोमेना में आपके वेव नेचर बिहेव करता है। इतनी सी बात हमारी। तो ये आपकी थ्योरीज ऑफ लाइट हैं। इसके बाद हमारे पास आता है वही आपका लाइट का बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं। पहले आप इसको उतार लें थोड़ा सा, ठीक है, चलो उतार लो इसको, उतार लिया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आया, जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आया, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने और स्टडी किया, तो हमें उसमें मिला कई स्पेक्ट्रम। बोले तो है ना कि अगर हम कोई चीज़ लेते हैं तो उसको खोलते हैं तो उसके अंदर कई सारी चीज़ें मिलती हैं, आई बात है ना। तो जैसे एक मान लो गिफ्ट रैप है, उसमें मल्टीपल गिफ्ट रैप्स क्या है, पैक्ड हैं। तो अगर आप एक एक करके पैक्ड खोलेंगे तो आपको एक एक चीज़ें मिलेंगी। वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो कई सारे क्या है, कई सारे वेव्स का क्या है, एक तरीके से झुंड है। जब उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे आपने विब ग्योर के बारे में सुना होगा, तो जो बेसिकली आपका जो विजिबल लाइट है वो 7 रंगों में टूटा है। तो आप एक तरीके से क्या उसको गिफ्ट रैप की तरह समझ सकते हैं कि जब आप उस गिफ्ट रैप को ओपन करेंगे तो उसमें से 7 रंग निकलेंगे। उसमें से क्या निकलेंगे, 7 रंग निकलेंगे। व्हाइट लाइट में से कितने रंग निकलेंगे, 7 रंग। वैसे ही सेम टू सेम है कि जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप जब स्पेक्ट्राइज करेंगे या उसका स्पेक्ट्रम बनाएंगे, तो उसमें से भी क्या निकलेंगे, कुछ अलग अलग फॉर्म की वेव्स निकलती हैं, जो कि आपने कुछ पढ़ रखी हैं, कुछ कर रखी हैं, कुछ देख रखी। आई बस ने, जिसमें से एक तो बहुत मशहूर है, जो कि आप लोग जनरली जब क्या नाम है हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, वो क्या है अभी देखते हैं। चलो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, तो लिख लो, इसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं पहले। तो लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट इन अ वेरी लार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स exist in a large, electromagnetic waves consist या exist with a very large continuous range, large continuous range of frequencies, range of frequencies known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ईएम लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मतलब इसके अंदर हमें कई सारी, जैसे वो आपके पास ना विबग्योर मिलता है विजिबल लाइट के अंदर, तो उसी विजिबल लाइट में आपको जो 7 मिलती हैं, तो उन 7 कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है। अलग अलग क्या होती है, फ्रीक्वेंसीज होती है। वैसे ही ईएम जो है, ईएम वेव जो होती है वो एग्जिस्ट करती है लार्ज कंटिन्यूस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जिसका नाम क्या पढ़ा हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आई बस है, जैसे वो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम देखते हैं तो हमें 7 कलर्स मिलता है, बैंड ऑफ 7 कलर्स मिलता है। वैसे ही यहाँ पर बैंड ऑफ कुछ स्पेक्ट्रम मिलेगा, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। जिसमें से सबसे पहला स्पेक्ट्रम है, जिसमें से सबसे पहला स्पेक्ट्रम है जो आपके काम का है, दैट इज गामा वेव। क्या है वो, गामा रेज या गामा वेव्स। गामा वेव्स आपने उसमें देखा होगा, हल्क में देखा होगा, ठीक है ना। हल्क जो बेसिकली एब्जॉर्ब करता है, वो क्या एब्जॉर्ब करता है, गामा वेव्स एब्जॉर्ब करता है। हालांकि गामा वेव से भी पहले आता है जो कि आपका रेडिएशन होता है, वो सन से जो आता है, उसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक, छोड़ दे रहे हैं अभी उसको। तो सबसे पहला क्या है, गामा वेव्स है। उसके बाद आता है एक्स रे, जो कि आपने कहाँ देखा होगा, यही आपने हॉस्पिटल में देखा होगा। अरे क्या देखा होगा, हॉस्पिटल में देखा होगा। फिर आप देखेंगे, देखा होगा यूवी रेज या अल्ट्रा वायलेट रेज। देखा है कि नहीं देखा है, हाँ, मतलब देखा नहीं होगा तो सुना होगा, ये सारी चीज़ें आपने सुन रखी होगी। फिर आता है विजिबल लाइट, यही जो आप देख पाते हैं, यही जो आप देख पाते हैं। इस विजिबल लाइट के बाद आता है इंफ्रारेड। क्या आता है, इंफ्रारेड वेव्स या रेज, जो भी आप बोलना चाहें वो बोल सकते हैं, इंफ्रारेड रेज। फिर आता है आपका माइक्रोवेव, एंड देन आता है रेडियो वेव। माइक्रोवेव वही जो घर में आता है आपका खाना गर्म करने के लिए, माइक्रोवेव। एंड देन आपका जो पुराना
दैट इज रेडियो वेव, जो आपने पुराने ज़माने में रेडियो वेव सुना होगा ये। तो आपके ये 7 क्या हैं, अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जिसमें से इन सब की क्या होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है, अलग अलग वेवलेंथ होती है। क्या हमें इसकी वैल्यूज़ याद रखनी है? ना, हमें इनकी वैल्यूज़ याद नहीं रखनी। हमें फिर सर क्या करना है, हमें केवल ये याद रखना है कि ऑन गोइंग फ्रॉम गामा टू रेडियो, वेवलेंथ में क्या चेंजेस होते हैं, फ्रीक्वेंसीज में क्या चेंजेस होते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ती है या फ्रीक्वेंसी घटती है, आई बात है, इनके बारे में हमें स्टडी करना है। तो जैसे जैसे आप गामा से इधर की तरफ बढ़ेंगे, गामा से आप किधर की तरफ बढ़ेंगे, रेडियो वेव की तरफ बढ़ेंगे, तो आपकी फ्रीक्वेंसी घटेगी। आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी। अरे क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी। अच्छा, अब की वेवलेंथ क्या हो जाएगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी। अरे वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि आप गामा से रेडियो तक जाएंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी घटेगी, बोले तो आवृत्ति घटेगी, और वेवलेंथ यानी कि बोले तो तरंग दैर्ध्य बढ़ जाएगा। अच्छा, हम इससे बात ये बता रहे हैं, एक और बात बता रहे हैं आपको कि हम ना बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए हिंदी मीडियम भी, फिजिक्स में पूरा पूरा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे जल्द ही इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी पहले आप ये समझने की कोशिश करें। इतनी सी बात समझ आ रही है, पक्का ना? चले, ये आपका गामा हो गया, एक्सरे हो गया, यूवी, ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसके अंदर आपने ये देख रखा होगा, आपने केवल और केवल जो स्टडी कर रखा होगा वो विजिबल लाइट का स्टडी कर रखा होगा। अब यहाँ से दिस विजिबल लाइट, इसी वजह से हमने वर्ड से देखो, यहाँ हमने लिखा है क्या, यहाँ हमने एक स्टेटमेंट लिखा है, यहाँ हमने एक स्टेटमेंट लिखा है कि लाइट वेव्स हैज़ अ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। अच्छा, यहाँ लाइट वेव की बात कौन सी चल रही है, यहाँ विजिबल लाइट की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, एक्चुअली में जिसकी बात चल रही है वो कौन सी लाइट है, विजिबल लाइट। इसी वजह से यहाँ पहले मैंने सिर्फ लाइट लिखा है, बाद में आके विजिबल लिखा रहा हूँ। ये समझ में आ रहा है? चलो, ये रहा आपका। तो यहाँ अब गौर से देखो, इतने सारे स्पेक्ट्रम हैं, जिसमें से इस विजिबल लाइट का जो आपका रेंज है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। अच्छा, कितना रेंज होता है, ये जो रेंज होता है वो नैनोमीटर्स में चलता है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। कितना, 700 नैनोमीटर। ये थोड़ा सा रेंज वैरी भी कर देते हैं आपको, अगर मल्टीपल चॉइस दे रहा है तो आप कम से कम 300 का तो फर्क रखिएगा ही। ठीक है, कहीं कहीं किसी बुक में आपको 450 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर भी मिल जाएगा। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो एक्सपेरिमेंट्स में ना आपको लगभग लगभग इसी रेंज का मिलता है। ये ना सम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से हमें ये सब मिला है, इसी वजह से थोड़ा बहुत वैरी करता है, लेकिन लगभग लगभग जो आपकी लोएस्ट रेंज है और जो आपकी हाईएस्ट रेंज है, उनकी जो उनके बीच में जो आपकी रेंज है वो कितने, 300 तक का रेंज रहता है। तो थोड़ा सा 300 तक का मिनिमम गैप तो रखिएगा ही रखिएगा, बाकी ऑप्शन के हिसाब से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नैनोमीटर है। अच्छा, 1 नैनोमीटर जो यूनिट कन्वर्जन थोड़ा सा देख लें, उधर शायद मैं लिखा हूँ। 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁹ मीटर होता है। एक और यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो -10⁻⁻10 मीटर होता है। तो हम इसको ना आपके एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आई बस है, लेकिन अभी आप नैनोमीटर में ही लेकर चलिए। तो ये 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, या फिर 450 से 750। तो इस विजिबल लाइट के भी हमें 7 स्पेक्ट्रम मिलते हैं। वो कौन से हैं, वो हैं आपके विब की ओर। अरे कौन से हैं, विब की ओर। बोले तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसमें भी सेम टू सेम, अरे इसमें भी सेम टू सेम, ऑन गोइंग वायलेट टू रेड, ऑन गोइंग वायलेट टू रेड। हमें फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, घटती हुई। वेवलेंथ क्या मिलेगा, ये वेवलेंथ का साइन है, बोले तो लेमडा। वेवलेंथ कैसा मिलेगा, बढ़ता हुआ। आई बस मतलब वायलेट से आप रेड की तरफ जाएंगे तो आपका वेवलेंथ बढ़ता हुआ मिलेगा और फ्रीक्वेंसी घटती हुई मिलेगी। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है? पक्का, देख लो। तो ये कुछ लाइट की बेसिक्स थी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, आपकी कुछ बेसिक रेस के बारे में बात करेंगे, फिर हम लाइट का थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में। सी यू सून, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए, तब तक आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, टिल देन, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, सी यू।